यूनिट क्या होता है हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास में रिलेटिव की मीनिंग क्या है। रिलेटिव की मीनिंग क्या होती है? कंपेयर करना या फिर कंपैरिजन। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास को आप किससे डिनोट करते हो? AR से। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं कि कंपेयर करने का मतलब क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के मास को किसी भी स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या है? रिलेटिव मास होगा। और अगर हम जो वो हर चीज को जो वो रिलेटिवली ले सकता है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी हो गई, हम किसी की भी विस्कोसिटी कह लो या डेंसिटी कह लो, अगर हम किसी स्टैंडर्ड चीज से करेंगे कंपेयर, फॉर एग्जांपल वाटर को हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उसकी डेंसिटी को, सही, तो उसकी डेंसिटी से अगर मैं किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को या उसकी विस्कोसिटी में भी हमने उसी को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो डेंसिटी और विस्कोसिटी को अगर मैं उससे रिलेट करूंगी या उससे कंपेयर करूंगी तो वो क्या हो गई? रिलेटिव डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिलेटिव की मीनिंग समझी कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कंपैरिजन में अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या होती है? इसकी रिलेटिव होती है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करें वो करें हम रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है? आपके जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके मास को हमने कैसे जो है वो कैलकुलेट किया, ये कैसे उनके मास का हमें पता लगा, तो वो हमें पता लगा किससे? रिलेटिव एटॉमिक मास से। मतलब इस यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमने उनके मास को कैसे कैलकुलेट किया। यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या आपकी बुक में भी गिवन है? AR जिससे हमने इसको डिनोट किया, तो उसका क्या है? एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। ये टर्म इस टर्म की क्या मीनिंग है ये मैं आपको अभी आगे करके बताती हूँ। यहाँ पे आप क्या रखेंगे? ऊपर जो आप रखेंगे वो किसी भी एलिमेंट के, लाइक सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर हीलियम हो गया, जो भी एलिमेंट है उसके जो एक एटम है उसका मास आप एवरेज मास आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे? कार्बन 12 का 12वें हिस्से का मास। ठीक है, कार्बन 12 का जो 12th पार्ट का जो मास होगा वो आप रखेंगे डिनोमिनेटर में, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जिसका आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो है पहली चीज ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है मैं आपको अभी आपसे बात की कि स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, जाहिर है कि हम जब रिलेट करते हैं किसी चीज को या कंपेयर करते हैं तो हमें कोई स्टैंडर्ड लेना जरूरी होता है। यहाँ पे हमने क्या स्टैंडर्ड लिया? फॉर्मूला में भी मैंने लिखा हुआ है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, तो इससे जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड क्या लिया? कार्बन को। कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड लिया? कार्बन से पहले हमने किसको स्टैंडर्ड लिया था? हाइड्रोजन को। ठीक है, जो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था, स्टैंडर्ड एलिमेंट बनाया था कि जिसके मास से हम दूसरे एलिमेंट्स को जो है रिलेट करेंगे उसके मास को, तो वो कौन सा एलिमेंट था? हाइड्रोजन। लेकिन इसके दो ड्रॉबैक ये आ रहे थे कि जो हाइड्रोजन है वो थी आपकी गैस। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि वो जो है वो फ्लेमेबल है हाइड्रोजन, जिसकी वजह से हमने अपना जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है वो स्विच कर लिए किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। ठीक है, अब कार्बन के भी कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसका एटॉमिक मास क्या है? 12 है, इसका एटॉमिक मास क्या है? 13 और इसका क्या है? 14। लेकिन यहाँ भी हमने किसको स्टैंडर्ड बनाया? इस वाले आइसोटॉप को हमने स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, क्यों बनाया? क्योंकि ये वाला जो आइसोटॉप है आपका कार्बन 12 ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है नेचर में, दैट इज ये कितने परसेंट पाया जाता है? 98%। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो कार्बन है वो आपका पीरियोडिक टेबल में सबसे जो है वो स्टेबल एलिमेंट है, और ये वाला जो आइसोटॉप है उसका सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप है, जिसकी वजह से हमने कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड बनाया कि हम इसके मास से, अब इसका जो 12th पार्ट होगा उसके 1 एटम का, उसके मास से हम क्या करेंगे? बाकी एलिमेंट्स के मास को जब हम रिलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, जो रिलेटिव
स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और क्या होता है, वो होता है डिविजिबल तो होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है। तो इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप इतने बड़े जो है वो यूनिट में आप इससे कंपेयर करेंगे, इससे रिलेट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो मास है वो है 12 ग्राम। अब 12 ग्राम उस एटम के लिए, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा स्केल हो गया। तो इसलिए हमने ग्राम्स को छोड़ के AMU को क्या बनाया, स्टैंडर्ड स्केल बनाया। अब यहाँ पे जो 1 AMU होता है आपका, 1 AMU ये किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, हमने ग्राम्स को क्या करा, हमने ग्राम को AMU में कन्वर्ट किया, और AMU में जब हमने देखा तो इसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम्स। -24 से क्या अंदाजा आता है कि ये जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब ये बिल्कुल उस एटम को कंपेयर करने के लिए ये वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हमने क्या बनाया, AMU को स्टैंडर्ड स्केल बना दिया। अब हमने जो है AMU की भी पढ़ा कि AMU 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 into 10 power -24 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब असल में देखेंगे कि AMU का भी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट हमें हम लोगों को समझ में नहीं आया, कौन सा, 1/12 ऑफ द कार्बन 12। सही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो कार्बन है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रही हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बात बता रही हूँ कि जो कार्बन आपका है उसका मास कितना है, 12 ग्राम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ 12 पार्ट्स। ठीक है, ये कितने पार्ट्स बन गए, 12 पार्ट्स बन गए। उस 12 पार्ट का अगर मैं एक पार्ट ले लूं, ये क्या बन गया, 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये 12 पार्ट्स में क्या बन गया, उसका मैंने 12वां हिस्सा लिया, तो ये क्या बन गया, 1/12 ऑफ कार्बन 12। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि कार्बन का जो एक एटम है उसका मास कितना होता है। the mass of one atom of carbon is 1.99 into 10 power -23 grams। कार्बन जो एलिमेंट है उसका मास क्या है, 12 ग्राम। लेकिन अगर मैं उसका एक एटम का मास देखूं तो वो क्या मिल रहा है मुझे, 1.99 into 10 पावर -23 ग्राम्स। वो कैसे मिल रहा है कि कार्बन के एक मोल में, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने ग्राम, कितना मतलब उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम्स। ठीक है, और जो 1 मोल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एटम्स कितने हैं, 6.02 into 10 पावर 23 एटम्स हैं। ये जब आप एवोगाड्रो नंबर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 6.02 into 10 पावर 23 एटम्स का मास कितना है, वो भी है, मैं 1 मोल बोलूं या 6.02 into 10 पावर 23 एटम्स बोलूं, मतलब दोनों का एक है, मास दोनों का क्या होगा, एक है, दैट इज 12 ग्राम्स। ठीक है, अब मैं ये तो मैंने आपको बता दिया कार्बन का मास। अब अगर उसका एक एटम का मास निकालूंगी तो क्या निकलेगा, इस 12 को डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि उसका मास क्या है, उसका वेट क्या है, 12 ग्राम्स। तो अब उसको एवोगाड्रो कितने एटम्स है उसके अंदर, 6.02 into 10 पावर 23 एटम्स इसके अंदर। जब आप 12 को 6.02 into 10 पावर 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.99 into 10 पावर -23 ग्राम्स। और ये किसका मास है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हमने क्या देखा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। यहां पे हमें पता लग गया। अब यहां पे वापस इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे मैंने आपको क्या बताया, 1/12 ऑफ कार्बन 12 कैसे बनाना है, कार्बन के आप 12 पार्ट्स पहले बना लें। ये आपका हाइपोथेटिकल
नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि 1/12 का मतलब क्या है। आपने कार्बन के 12 पार्ट बना लिए, 12 पार्ट में से आपने एक पार्ट को जब आप लिया तो वो क्या है 1/12 ऑफ कार्बन 12। सही है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना था 1.99 into 10 पावर -23 ग्राम्स। अगर क्या होगा कि अब मैंने जैसे बताया था उस फॉर्मूला में कि वो क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा था 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब है कि कार्बन के एक एटम का जो मास है उसका 12वां हिस्सा लेना है। सही है। एक एटम का मास कितना है 1.99 into 10 पावर -23 ग्राम्स। इसका जब 12वां हिस्सा आप लेंगे मतलब इसका 12th पार्ट आप लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, द आंसर इज 1.66 into 10 पावर -24 grams. That is equal to 1 AMU। ठीक है। क्या मतलब ये समझ लें, ये वही एटम है, वही एक एटम है कार्बन का जिसके हमने मास कैलकुलेट किया था क्या 1.99 into 10 पावर -23 ग्राम्स। ठीक है। ये वही एक एटम है। अब उस एटम को जब मैंने उसके 12 हिस्से बनाए और फिर उसका एक हिस्सा लिया तो वो क्या बन गया 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो उस एक एटम का मास कितना था 1.99 into 10 पावर 23 ग्राम्स -23 ग्राम्स। जब इस मास को मैं क्या करूंगी 12 से डिवाइड करूंगी, इसको जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा ये। ठीक है। तो मतलब उस कार्बन के एक एटम का मास 1.99 into 10 पावर -23, उसका जब मैंने 12 पार्ट लिया यानी उसको जब मैंने 12 से डिवाइड करवाया तो आपका आंसर बन रहा है 1.66 into 10 पावर -24 ग्राम्स। और वो किसके इक्वल है 1 AMU के इक्वल है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई कि AMU क्या होता है, कन्वर्शन कैसे करनी है, 1 AMU कितने ग्राम्स के इक्वल है, ये सारी बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि असल में रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने कैसे जो है वो कंपेयर किया, ये कैसे हमने इसको फाइंड किया, कैसे कैलकुलेट किया। ये भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रही हूँ कि आपने जो है वो बैलेंस मशीन ली। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये बैलेंस मशीन है, इसके दो क्या है, दो साइड्स है। यहाँ पे एक साइड पे आपने क्या रखा, इसका ये जो 1/12 पार्ट है ये क्या रखा आपने यहाँ रख दिया, क्योंकि असल में आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, असल में हमें कंपेयर करना है 1 AMU से, दैट इज किससे 1/12 पार्ट से, किसके कार्बन के एक एटम के। हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का मास पूरे 12 ग्राम से जो है वो कंपेयर नहीं कर रहे, यानी पूरे कार्बन के एलिमेंट से कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि उसका जो एक एटम है उसका 12वां हिस्सा दैट इज 1. जिसका मास क्या है 1.66 into 10 पावर -24 ग्राम्स, उससे हम असल में कंपेयर कर रहे हैं और वो किसके इक्वल है 1 AMU के इक्वल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब जब लिखूंगी तो मैं AMU लिखूंगी क्योंकि हमने स्टैंडर्ड स्केल क्या बनाया है AMU बनाया है। तो अब मैंने इसका ये 1/12 पार्ट इसका यहाँ पे रखा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन का कंपेयर करती हूँ, हाइड्रोजन का मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है कि हाइड्रोजन का, आप ये भूल जाए कि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का जो है वो मास क्या है 1 ग्राम्स है। ठीक है। ये अभी आप फिलहाल भूल जाए, ये कब पता लगा हमें, ये पता ही इससे लगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन रखूंगी। ठीक है। जब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम रखा तो मैंने देखा कि दोनों चीज बैलेंस हुई, दोनों साइड्स के बैलेंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी था क्या 1 AMU, ये भी क्या, मुझे अगर दोनों साइड बैलेंस हो रहे हैं सिर्फ एक पार्ट रखने पे तो इसका भी मुझे क्या मैंने निकाल लिया, फिर इसका यार इसका भी क्या मास आया 1 AMU। सही है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है इसका 1 AMU। अब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के हीलियम रखती हूँ, हीलियम रखती हूँ, सही है, तो हीलियम को रखने से यहाँ पे अभी क्या हुआ बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है। हीलियम अभी बैलेंस नहीं हुआ, ये अभी मतलब
पार्ट्स रख के देखे, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। मैंने 3 पार्ट्स रख के देख लिए, अब मैंने क्या रखा, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। जब मैंने इसके 4 पार्ट्स रख के देखे, ठीक है, जब मैंने ये जो बॉक्सेस है फॉर एग्जांपल समझ लें, मैंने 4 जो बॉक्सेस रख के देखे, तो अब यहाँ पे हीलियम बैलेंस हो गया। और क्योंकि इसका एक का मास क्या है 1 AMU, तो इसके 4 जो पार्ट्स होंगे उसका मास क्या होगा 4 AMU, ठीक है। तो इसका मतलब अब जब मैंने 4 पार्ट्स में रखा तो उससे मुझे क्या मिला, वहां पे जो है ये कंडीशन करने के बाद हीलियम ने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, हीलियम और ये दोनों साइड बैलेंस हो गए। तो इसका मतलब फिर मुझे समझ में आ गया कि हीलियम का मास क्या है 4 AMU। ऐसे हम किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को इसके 12 पार्ट से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे रखूं क्या, चलिए इसको रहने देते हैं, यहाँ पे बना, अब अगर मैं यहाँ पे रखूं क्या ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का भी मुझे नहीं पता कि इसका मास क्या है, यहाँ पे जिसको रिलेट करके पता लगेगा कि इसका मास क्या है। यहाँ पे मैंने वही एक, अगर एक पार्ट रखा 1/12 पार्ट रखा, इसका क्या है मास 1 AMU, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन ने इसको बैलेंस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं बढ़ाती गई, मैंने 2 रखे, 4 रखे, 8 रखे, 10 रखे, लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। तो मैंने क्या हुआ, जब मैंने 16 पार्ट्स किए, ठीक है, जब मैंने समझने के फॉर एग्जाम्पल मैंने 16 बॉक्सेस दिए इसके, तो फिर क्या मिला मुझे यहाँ पे बैलेंस होती हुई चीज नजर आ रही है, यानी ऑक्सीजन और यहाँ दोनों साइड यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जो मास मिला मुझे, वो मिला क्या 1 AMU। जब मैंने यहाँ पे 16 जो है वो बॉक्सेस रखे, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, इसका मास 16 AMU, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को जो है वो रिलेट करके उसके मासेस को रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। ये तो सारी आपकी आ गई क्या हाइपोथेटिकल कंडीशन आ गई। अब इसको जरा हम फॉर्मूले से भी जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा है या नहीं, पॉसिबल है। एग्जांपल के तौर पे हम कुछ एलिमेंट्स का कैलकुलेट करके देखते हैं फॉर्मूले से। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है, लेकिन सोडियम का मुझे न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ेगा, सोडियम का आप लोगों को भी पता होगा कि इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है 23, लेकिन मुझे 23 यहाँ पे नहीं लेना, बल्कि यहाँ पे उसके एवरेज मास लेना है, किसका, उसके एक एटम का, सोडियम के एक एटम का एवरेज मास निकालना है। कार्बन का हमने कैसे निकाला था, हमने कार्बन का निकाला था 12 को जब हमने डिवाइड किया था किससे 6.02 × 10⁻23 से, तो उसका जो है एक एटम का मास आ गया था, जो कि क्या था 1.99 × 10⁻23। तो यहाँ पे भी इसका क्या है एटॉमिक मास 23 है सोडियम का। 23 को जब आप 6.02 × 10⁻23 इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसके भी एक मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.02 × 10⁻23, और उसका जो मास कह लो या वेट कह लो क्या होता है 23 ग्राम्स। और इसका भी क्या होता है, मतलब एक जो सोडियम है उसके जो 1 मोल ऑफ सोडियम है वो कितने ग्राम्स होते हैं 23 ग्राम्स। तो यहाँ पे मैंने 23 को जब 6.02 × 10⁻23 से जब डिवाइड करूंगी तो आंसर आपका क्या बनेगा 3.820 × 10⁻23 ग्राम्स। ये क्या आ गया, सोडियम के एक एटम का एवरेज मास निकाला मैंने, क्या 3.0820 × 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है। अब अगर इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा आंसर, सोडियम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या निकालना क्या है 3.820 × 10⁻23 ग्राम्स। डिवाइड करेंगे किससे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन क्या निकला था हमारे पास 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स, जो कि किसके इक्वल था 1 AMU के इक्वल था। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ सीधा सीधा क्या 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है।
आंसर क्या आएगा? आंसर मेरा आएगा 2.301 इंटू 10 पावर 1। क्यों? जब मैंने इसको इसे डिवाइड किया तो आंसर आया 2.301, लेकिन जब मैंने पावर्स को आपस में जो है वो 23 प्लस 24 किया तो आंसर क्या बन रहा है? 10 पावर 1। अब इसको जरा शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, किसमें? राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं इसको पावर को हटाने के लिए, तो क्या निकलेगा? 23.01 AMU। ठीक है, क्या निकला? ये रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया मैंने सोडियम का, कितना निकला? 23 AMU। 0.01 लगा या ना लगा, लेकिन जो पॉइंट से पहला वाला आंसर होता है वो होता है वैलिड आपका। तो क्या निकला? 23। और यही हमें पता है, यही उसका जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे हमने जो है वो एग्जांपल भी देख ली किसकी? सोडियम की। लेके ऑक्सीजन की भी रख सकते हैं। ऑक्सीजन का आप क्या रखेंगे? ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। 23 की जगह आप 16 रखेंगे। 16 को 6.02 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या? ऑक्सीजन के एक एटम का एवरेज मास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उस एवरेज मास को आप यहाँ न्यूमरेटर में पुट करेंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर जो आपने सेम रखना है, तो आंसर का आंसर भी ऑक्सीजन का मिल जाएगा, जो भी होगा वो क्या होगा? 16 AMU होगा। अच्छा, यहाँ पे जब हम जो है वो सिंपल एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वहां पे लेंगे हम 23 ग्राम। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो यहाँ पे 23 ग्राम नहीं लूंगी बल्कि 23 AMU लूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड स्केल है वो क्या है? AMU। सो दिस वाज ऑल अबाउट